वो यही चीज समझी थी हम लोगों ने बेसिकली टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन में। अब देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्या समझा था। एक बार फिर से आप टाइट बाइंडिंग को समझ लो, एक और बार आप लोग वापस समझो उसको, आपको शायद समझ में नहीं आया वो लास्ट टाइम में। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से उस चीज का। आप लोगों ने लिख कर यही होगा, लास्ट क्लास में समझाया था। मैंने क्या कहा था, जैसे मान लो ये ओरिजन है जहां से आप स्टडी कर रहे हो, ये वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर है जिसका आपको स्टडी करना है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन या इस एटम के ऊपर जिसका आपको स्टडी करना है, दूसरे एटम्स का भी इफेक्ट होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कोई एटम है जिसे बोल दिया मैंने जेड एटम। अब ये जेड एटम कुछ भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं एटम्स। जैसे पहला एटम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो इसके आसपास ना बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी जब आपको करना है, इस एटम की स्टडी आप करना है, तो इस एटम के ऊपर इस जेड एटम का भी इफेक्ट होता है। तो इस जेड एटम की पोजीशन यहाँ पे आर जे अगर हम मान लें, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आर माइनस आर। तो ध्यान रखना इस आर वेक्टर वाले एटम के ऊपर आर माइनस आर जे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का भी इफेक्ट होता है। तो इसका भी इफेक्ट होगा, और इसके अलावा जैसे मान लो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है उसका भी होगा, दूसरे वाले एटम का। तो पहले दूसरे तीसरे सबका इफेक्ट होता है। तो जब पहले की बात करो तो आर माइनस आर वन डिस्टेंस जाएगी, ठीक है। जब दूसरे की बात करोगे तो आर माइनस आर टू हो जाएगी। तो ऐसे सबका इफेक्ट होगा। तो जो इसका कंबाइंड वेव फंक्शन होगा, मान लो इसका कंबाइंड वेव फंक्शन क्या होगा, मान लो मैंने आपको लिखवाया था कि समेशन ऑफ सी जे, मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बाकी सभी के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला एटम था, तो पहले एटम की वजह से उस पहले एटम का कितना पार्ट इस वाले एटम में है वो तो बताएगा आपको C1। लाइक आर माइनस आर वन वाले एटम का कितना इन्फ्लुएंस है तो वो C1 बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बताते हो ना कि साइन बराबर क्या होता है, C1 साइन वन प्लस C2 साइन टू प्लस C3 साइन थ्री। तो साइन के अंदर C1 का कितना पार्ट है वो C1, साइन वन का कितना पार्ट है वो C1 बताएगा। और प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे तो क्या हो जाएगी, C1 स्क्वायर हो जाएगी। ये सब डिराक नोटेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले वाले एटम का कितना इन्फ्लुएंस इस वाले एटम पे है वो बताएगा ये C1। दूसरे वाले एटम का कितना है वो बताएगा C2। इसी प्रकार से जितने भी एटम उसके आसपास अवेलेबल है सबका इन्फ्लुएंस आपको चेक करना है। तो ये तो हो गई टाइट बाइंडिंग की थ्योरी। अब ब्लॉक थ्योरी ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन के पास में होता है पीरियोडिक पोटेंशियल। तो मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसके अंदर इस वाले पोटेंशियल का भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अगर पोटेंशियल के अंदर मूव करते हैं तो, और उनके पास में अगर पोटेंशियल अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है बेसिकली कि अकॉर्डिंग टू ब्लॉक, अगर आपके पास में एल्थ अवेलेबल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर एल। अब यहाँ पे एल वो चीज है कि भैया एल्थ एटम का पोटेंशियल काम कर रहा है। ये पोटेंशियल कुछ नहीं होता, जैसे मान लो पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, तो अब ये जमे हुए हैं ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक तो फ्री है आपका इलेक्ट्रॉन, बट जैसे ही वो यहाँ पर आ गया इस एटम का पोटेंशियल काम करने लग गया, तो ये टकराएगा इस पोटेंशियल से। तो ये जो एल है वो एल्थ एटम का पोटेंशियल है, मतलब एल्थ एटम के पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको बताएगा ये, ठीक है। ये तो इन्फ्लुएंस है, जे तो क्या इन्फ्लुएंस है, और ये एल उसका पोटेंशियल। नॉर्मली एल और जे एक ही होता है, कभी कभी क्यों होता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका एटम ये वाला है, अब इस एटम के नजदीक ये वाला एटम अवेलेबल है, तो इस एटम का पोटेंशियल इस एटम के वेव फंक्शन को इफेक्ट करेगा। और टाइट बाइंडिंग की वजह से ये दोनों भी कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है।
इसका पोटेंशियल जब इफेक्ट करेगा तो ब्लॉक बताएगा इस वाले फॉर्मूले से, और टाइट बाइंडिंग की वजह से जब ये एटम इसको इफेक्ट करेगा तो वो बताएगा आपका टीवीए अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये वाला तो बता रहा है कि उसके नजदीक कितने एटम अवेलेबल है, और ये वाला बता रहा है कि उस वेव फंक्शन के ऊपर कितने पीरियोडिक पोटेंशियल का इफेक्ट हो रहा है। तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है अलग अलग, ठीक है ना। और जनरली आर बराबर एल होता है क्योंकि नजदीकी एटम का ही पोटेंशियल काम करता है कभी कभी, ठीक है। तो नजदीकी एटम का पोटेंशियल काम करता है, तो नजदीकी एटम जो होगा वो तो टाइट बाइंडिंग में होगा, और जिसका पोटेंशियल काम करेगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसी का आपको काम करना पड़ता है पोटेंशियल, हालांकि बाहर वाले एटम का भी काम करता है, तो एल का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने इसका एनर्जी निकाला था, एनर्जी क्या निकाला था हम लोगों ने कि भैया यहाँ पे साइन ए लिख दो और यहाँ पर साइन जे लिख दो, तो इसका एनर्जी निकल जाएगा, और साइन एल और साइन जे, जब एल बराबर जे हो जाएगा तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और नॉर्मली एल बराबर जे होता ही है, बट अगर मान लो नहीं हुआ और बहुत सारे एटम्स हैं तो हम लोग इसको एन मान लेते हैं नॉर्मली। अगर ये नहीं भी हुआ ना तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद पहले एटम का दूसरे एटम के साथ इन्फ्लुएंस हो, दूसरे का तीसरे के साथ हो, पहले का तीसरे के साथ हो, ऐसे हो सकता है, तो एन कॉम्बिनेशन मान लो। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करता हूँ मैं, तो पर्टिकुलर एक एटम के लिए सबका इफेक्ट होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, सबका होगा, ठीक है। तो ऐसे इसका वैल्यू हम लोगों ने एन मान लिया था, और इसको हम लोगों ने जब सोल्व किया था, तो इसको सोल्व करते वक्त मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो इफेक्ट होता है, जो ब्रा में लिखा होता है उसको स्टार में लिखते हैं, जो ब्रा में होता है उसको स्टार में लिखते हैं, और जो कैट में तो नॉर्मल लिखते हैं। तो ये तो लिखा था अपन लोगों ने। अब यहाँ पर हैमिल्टोनियन था आपका एच, तो एच को सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पोटेंशियल तो आर पर है नहीं, पोटेंशियल तो कहीं और है, ठीक है ना। पोटेंशियल तो रुकावट, अब रुकावट कहाँ कहाँ पर है, एक तो आर माइनस जे पर है, देखो इधर रुकावटें कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ये भी रुकावट है, ये रुकावट यहाँ पर अवेलेबल है आर माइनस जे पर। तो मुझे वो चाहिए पोटेंशियल आर माइनस जे वाला, तो मैंने क्या करा था, आर माइनस जे को लेने के लिए मैंने क्या करा था कि वी आर माइनस आर जे को ऐड किया था और सबट्रैक्ट किया था, मैंने ये तो किया था, आर माइनस आर जे को ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐड और सबट्रैक्ट किया था तो मेरे पास एक नया हैमिल्टोनियन आया था जिसका नाम था h²/2m, एंड del 2 प्लस वी आर माइनस आर जे प्लस वी डैश आर माइनस आर जे। वी डैश को मैंने क्या बोला था, वी आर माइनस आर जे। वी आर तो उसका टोटल पोटेंशियल है पूरे स्ट्रक्चर का, और उसमें से अगर आप आर माइनस आर जे वाले हटा दोगे तो ये किसका बच जाएगा, वी डैश एक्सेप्ट आर माइनस आर जे। आर माइनस आर जे का तो ये वाला है, टोटल ये वाला है, तो ये क्या बच गया, आर माइनस आर जे के अलावा जितने बचे ना उनका पोटेंशियल बच गया है, ठीक है ना। क्रिस्टल का वो पोटेंशियल जिसमें से आप आर माइनस आर जे को हटा दोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि ये एक बन गया मेरे पास आर माइनस आर जे वाले एटम्स का हैमिल्टोनियन, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप साइन निकालोगे, जो भी आपका है एच क्या था यहाँ पे, एल था और यहाँ पे साइन जे था, तो वो कितना आएगा, ई नोट आएगा एनर्जी। तो इसके लिए तो मैंने एनर्जी कितनी थी, ई नोट। इसके लिए बात लफड़ा है, इसको हम लोगों को सोल्व करना था, ठीक है ना। तो इसको जब आप लोगों ने सोल्व किया तो मैंने क्या कहा था आपसे, आप वैल्यू पुट कर दो, साइन आई की वैल्यू पुट कर दो, साइन जे की वैल्यू पुट कर दो। जब आप साइन आई की वैल्यू पुट कर दोगे वी आर माइनस आर जे के लिए, मान लो
ठीक है, यहाँ पर वो वैल्यूज कौन कौन सी पुट की थी मैंने, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी थी आर आई की आर जे की। देखो ऊपर से मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है साइन एल और बी डैश और साइन जे, ये तो किया था मैंने। इंटीग्रेशन इसका निकालना है मुझे, ये पर्टर्बेशन है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, जे और एल दोनों वेरी कर रहे थे, और जब मैंने दोनों वेरी करवाए तो इस स्थिति में मेरे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल। अब ये ब्रा में है तो ब्रा में क्या आएगा, माइनस का आएगा आयोटा टी आर एल। आप चाहो तो देख लो, ऊपर की तरफ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एल वाला फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो मैंने इसको यूज किया बस। तो मैंने क्या करा, इसको बड़ा में किया, तो नीचे क्या आ गया मेरे पास, आर माइनस आर एल, और ये स्टार में आ गया, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप पोटेंशियल काम में ले रहे हो, दैट इज वी डैश, जो कि आर माइनस आर जे पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर जे वाला फैक्टर काम करेगा आयोटा के आर जे एंड साइन आर माइनस आर जे वाला फैक्टर काम कर रहा था। ठीक है, तो ये डीवी था। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इसको सोल्व करना आसान बात नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं। ये तो बाहर आ जाएगा निकल के, एक्सपोनेंशियल वाली बात तो बाहर आ जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वीडेश क्या है, आर माइनस आर जे के अलावा जो बचा हुआ पोटेंशियल क्रिस्टल का वो वीडेश है। क्या बोला वीडेश, आर माइनस आर जे एटम्स जो इफेक्ट कर रहे हैं टाइट बाइंडिंग के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन का मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो एटम का मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप निकालोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस आर एल, और मुझे स्टडी करना है बाकी स्ट्रक्चर का, मतलब एक्सपोनेंशियल साइन स्टार आर माइनस आर एल वी डैश, इसका स्टडी करना है आपको। ठीक है, तो इसका स्टडी करने के लिए मैंने दो कांस्टेंट माने थे। ठीक है, मैंने इसका स्टडी करने के लिए दो कांस्टेंट माने थे, एक तो अल्फा माना था, हालांकि उससे उसको मानने से पहले मैंने एवरेज एनर्जी भी लिखी थी आपके लिए। ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद एवरेज एनर्जी कितनी आई थी मेरे पास, 1/n ई नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा के एंड आर, ये आई थी ना। वीडेश साइन आर माइनस, यही थी क्या यहाँ तक। अब बताओ तुम्हें यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। इतनी बातें कल तक की समझ में आई नहीं आई, तब तो इसे आगे सोल्व करें। आ गई, दीदी को तो आ गई भाई। अब आगे देखो, अब रुको। अब अगर इतना समझ में आ गया तुम्हारे, तो मुझे इसको सोल्व करने के लिए दो, सिंप्लीफाई करने के लिए दो कांस्टेंट माने मैंने। ठीक है, पहला कांस्टेंट तब माना जब सपोज एल बराबर 0 हो, और मतलब आपने इसको ओरिजिन पे ले लिया,
फिर मैं रिकॉइल करवा रहा हूँ। एल क्या है? एल उस एटम का नंबर है जहां पर पीरियोडिक पोटेंशियल अवेलेबल है, ठीक है ना। और आपने उसका आर जे बराबर भी 0 ले लिया, मतलब एल 0 लिया तो ऑब्वियस सी बात है आर एल बराबर 0 ले लिया, और मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस उसकी 0 है, मतलब वो ओरिजिन पे अवेलेबल है। ठीक उसी प्रकार से आर जे भी 0 ले लिया, मतलब कि आर जे वो एटम है जो टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन से है, मतलब ओरिजिन पे अवेलेबल है वो भी, ठीक है। आपका आपको जिस एटम का स्टडी करना है वो तो आर पर अवेलेबल है, आर पर मतलब कि आर डिस्टेंस पर अवेलेबल है ओरिजिन से, ठीक है। और जो पोटेंशियल जो एटम इफेक्ट कर रहा है उस वेव फंक्शन को वो ओरिजिन पे अवेलेबल है। तो अगर मैं ऐसा ले लूंगा तो अल्टीमेटली इस पर क्या हो जाएगी, बात जीरो हो जाएगी, इस पर भी क्या हो जाएगी, बात जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कुछ एटम ओरिजिन पे भी तो होंगे, तो जो एटम ओरिजिन पे होंगे उनके लिए मैंने ये मान लिया कि आर जे जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है जब ये जीरो जाएगा तो फिर ये भी जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, और फिर ये भी जीरो जाएगा, ये सब ओरिजिन वाली बातें होंगी, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, आर माइनस आर जे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो जाएगा कि अ, ये जो चीज है ये हो जाएगी लाइक वी आर बच जाएगी, वी डैश बराबर क्या, ये वी आर माइनस वी आर माइनस आर जे, ये तो लिखा हुआ है ना। वी डैश बराबर क्या होता है, वी आर माइनस आर जे। अगर मैं इसको ओरिजिन पे ले लूंगा, ठीक है, ये ओरिजिन पे ले लिया मैंने, सो ये कैसा बन जाएगा, वी आर माइनस वी नोट बन जाएगा, वी नोट आर एट द ओरिजिन। तो ये सब बातें तब लेंगे हम लोग जब ये पहली कंडीशन लेके चलते हैं। सपोज इस स्थिति में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो अल्फा है, सो अल्फा क्या हो जाएगा, 1/n, ठीक है। और सिंपली इसको तो कांस्टेंट मान लो, इसको मत लो। तो हम लोगों ने ये लेट किया है, सपोज अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा इट इज लाइक साइन और, क्योंकि ये ओरिजिन पे लिया है ना आपने इसमें नोट लगाना पड़ेगा, तो साइन और आर, और बीच में क्या आ जाएगा, बी आर माइनस बी नोड आर, और साइड में क्या आ जाएगा, साइन नोड आर, ठीक है, डीवी। ये पहला कांस्टेंट माना था कल मैंने, हालांकि माइनस में भी लिया था बट माइनस में भी ले सकते हैं अपन, आगे ले लेंगे माइनस में। ठीक उसी टाइप से अगर मान लो एल्थ एटम की बात करूं मैं, फॉर द एल्थ एटम, एल्थ एटम में इसलिए मानूंगा क्योंकि पीरियोडिक पोटेंशियल तो अवेलेबल रहता ही है, तो एल्थ एटम पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर पीरियोडिक पोटेंशियल कहाँ पर है, एल्थ एटम पे है, तो उस स्थिति में जे बराबर जीरो, मतलब कि टाइटली बाउंड है और वो ओरिजिन पे है। यहाँ पर करके देखो आप, एल वाला तो जिंदा रहेगा, इसको तो जीरो कर रहे हो कि नहीं आप, एल वाले को तो जिंदा रखो, ठीक है। जे वाले को मार दो, मतलब जे वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, जे वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म को रहने दो, सिंपली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एल वाले को तो रखो और जे वाले को छोड़ दो। अब कितना बचा केवल एक्सपोनेंशियल में, माइनस आयोटा के आर एल बचा, ठीक है। रहने दो उसको, मत करो कुछ भी, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर अगर आप आ जाओगे तो एल वाले को तो जिंदा रखो, ठीक है। और जे वाले को अगर हम मार देंगे, तो जे वाले को मार दोगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा पूरा का पूरा, और जे वाले को मार दोगे तो ये स्ट्रक्चर भी वैसा का वैसा ही फॉलो होगा। इस स्थिति में अगर मैं कोई कांस्टेंट मान के चलूंगा तो गामा होगा। गामा मान लो आप लोग कैसा है, 1/L, और स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा साइन जीरो, और ये हो जाएगा आर माइनस आर एल, इसको जिंदा रखो, और इसमें क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी नोड, और ये साइन आर हो जाएगा डीवी। इस तरह से दो प्रकार के एटम्स से मिलके आपका पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, इस तरह से
दो प्रकार के एटम से मिलके आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। उस पूरे सिस्टम में हमारे पास जो है या तो अल्फा अवेलेबल है, मतलब वो एटम जिस पर पीरियोडिक पोटेंशियल काम कर रहा है, या फिर वो एटम है जहां पर पीरियोडिक सॉरी ये तो वो एटम है जहां पर पीरियोडिक पोटेंशियल काम नहीं कर रहा है, और ये वो है जहां पर काम कर रहा है। और ब्लॉक ने भी ये बात बोली थी, क्रिस्टल में या तो वो जगह होगी जहां पर पोटेंशियल काम करेगा, और वो जगह होगी जहां पर पोटेंशियल काम नहीं करेगा। तो एल जो होता है ना वो पीरियोडिक पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग है, तो जहां पर वो जीरो जाएगा तो वहां काम नहीं करेगा, और जहां पे नहीं होगा वहां पे काम करेगा। तो जो एल्थ एटम है वो उसी को डिनोट करेगा। तो अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, तो एवरेज एनर्जी यहाँ पर ई नोड। अब पहला स्टेप क्या है, देखो पहली स्टेप क्या है, ई नोड अपॉन एन, तो इसको तो मैं नॉर्मली ई नोड लिखता हूँ एवरेज फॉर्म में। दूसरे स्टेप में वो एटम्स आते हैं जहां पर काम नहीं करता, दैट मीन्स एल्फा। अगर मैं एल्फा को नेगेटिव ले लूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव का एल्फा आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें दो तरह के एटम अवेलेबल है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और समेशन में दो तरह के एटम है। एक तो वो एटम जहां पर एल काम नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने अल्फा लिख दिया, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन का जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में एल काम कर रहा है, तो वो गामा वाला पार्ट है, तो माइनस का गामा। गामा के अंदर बस एक चीज अवेलेबल है कि आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी जिंदा है, तो उस एक्सपोनेंशियल को आप लोग ले सकते हो। समेशन फॉर्म में एल वेरी करेगा और वो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर एल, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मैंने मार दिया था, तो माइनस आयोटा के आर एल हो जाएगा। ये सब चीज जुड़ती है, समेशन में लगती है। आप लोगों को मैं शायद बताया नहीं, यहाँ पर देखो, आप लोग चाहो तो लगा लेना। शुरू से एल का समेशन चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप लोग चाहो तो हर जगह इंटीग्रेशन में समेशन लगा सकते हो, यहाँ भी समेशन लगा सकते हो। तो इस समेशन के दो पार्ट हो गए, इस समेशन के अल्टीमेटली दो पार्ट हो गए। एक तो वो वाला पार्ट हो गया जिसमें एल बराबर जीरो था, और एक वो वाला पार्ट हो गया जिसमें एल बराबर जीरो नहीं था। तो जिसमें एल बराबर जीरो था उस पार्ट को मैंने अल्फा लिख दिया, और जिसमें एल बराबर जीरो नहीं था उस पार्ट को मैंने सिग्मा एल लिख दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल ये आ चुका सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी सी बात थी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसको सोल्व करा था, सोल्व करते 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 लास्ट में एक चीज निकाली थी जो आपके एग्जाम में प्रूफ भी करवाई थी, कि एवरेज एनर्जी ई बराबर क्या निकाला था, ई नॉट माइनस अल्फा माइनस टू गामा एंड समेशन ऑफ एल कोस के एल ए एल कोस के एक्स ए एल प्लस कोस के वाई ए एल प्लस कोस के जेड एल। इतनी बातें समझ में आई नहीं आई, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ कितना अपन लोगों ने कल किया था। उस लास्ट इक्वेशन को मैंने लिखा था इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर, जो भी आपने कल कितना, मुझे नाम पता नहीं है, मैंने 13 लिखा हुआ है, आपने कितना लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। सो इक्वेशन 13 शोज दैट, आप फाइनल लिख लो डिस्क्रिप्शन, ये कल लिखवाया नहीं था मैंने आपको। इक्वेशन 13 shows that the energy of an electron, the energy of an electron in crystal, in crystal मतलब कि E differs from the energy differs from the energy in free atom, in a free atom। फ्री एटम की एनर्जी कितनी होती है, ई नॉट, जिसमें पोटेंशियल काम नहीं करता, बाय अ कांस्टेंट फैक्टर माइनस अल्फा
बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। देख लो आप, डिफर डिफर मतलब कि माइनस में रहती है, अंतर, डिफर मतलब अंतर, तो ये अंतर आ गया उसमें माइनस अल्फा, प्लस अ टर्म विच डिपेंड्स ऑन वेव वेक्टर, प्लस अ टर्म विच डिपेंड्स। अब ये आपने दो बार समझ तो लिया टाइट बाइंडिंग, बट आपने समझ लिया, बड़ी बात तो ये है, क्योंकि टाइट बाइंडिंग नॉर्मली समझ में आता नहीं है बच्चों को। ये आपको समझ ले तो इसको याद भी रखना, ये एग्जाम में आता है। तो ये जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, गामा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर एल, ठीक है ना, इस वाले फैक्टर के समझ। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है ना, वो फ्री कैसे हो सकता है, तो फ्री एनर्जी से कुछ एनर्जी कम होती है जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है। तो इक्वेशन नंबर 13 में वही चीज हो रही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कुछ कम एनर्जी होती है किसकी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है। इसलिए टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन ये बात बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है जो अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं। तो अंदर की तरफ उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। दिस इज द टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन फाइनली, ठीक है। नाउ अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है, क्या बोलते हैं, स्यूडो पोटेंशियल मेथड, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्यूडो पोटेंशियल। स्यूडो मतलब होता है आभासी। जो आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जैसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, स्यूडो जो आपके एग्जाम में आता है वो यही है, लास्ट टॉपिक स्यूडो पोटेंशियल मेथड, आभासी पोटेंशियल। आभासी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल है पर वो दिखता नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक्चुअली में ये मॉडिफाइड इसलिए होता है क्योंकि ना नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या बात बोली थी पता है आपको, इन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन ने एक बात बोली थी, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन ये बात बोलता है कि पोटेंशियल नेग्लिजिबल होता है। क्या बात बोलता है वो, नेग्लिजिबल पोटेंशियल वाली बातें बोलता है। बट ये बात तो आप भी जानते हो कि पोटेंशियल नेग्लिजिबल नहीं होता क्रिस्टल के अंदर, कुछ ना कुछ होता है पोटेंशियल, वो दिखता नहीं है नियरली फ्री में, वो अलग बात है। इसलिए स्यूडो पोटेंशियल मेथड ये बात बोलता है, स्यूडो पोटेंशियल मेथड ये बात बोलता है कि कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होता ही है, आभासी रूप से होता है भले ही, बट वो होता है, सम पोटेंशियल इज देयर, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होता ही है, ठीक है। तो ये वाली बात जो होती है ना, वो ये बात बोलती है, दैट मीन्स कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल अवेलेबल होता है, और वो आभासी पोटेंशियल ही कहलाता है स्यूडो पोटेंशियल, ठीक है। अब ये स्यूडो पोटेंशियल मेथड उसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसको मैं कल पढ़ाऊंगा यार मैं, क्योंकि नया स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़ा नया चाहिए, तो मुझे लगता है कि अभी आपको कल पढ़ाना चाहिए ताकि आप इसको ढंग से पढ़ पाओ। छोटा सा ये है, बड़ा नहीं है ये एक बहुत छोटा टॉपिक है जो आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक, ठीक है ना। और कल वाला रिवाइज करवा दिया मैंने, अब टाइट बाइंडिंग को भूलना मत, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। तो टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन भी बहुत जरूरी है आपके लिए, तो उसको एक बार फिर रिवाइज करना, याद करना, रिवीजन करना, लिख लिख के देखना, तब जाके आपको याद हो जाएगा वो, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए।